हेलो गाइस, वेलकम टू कॉम्बो स्टडी। दिस इज विकास। आप सब देख रहे हैं, आपने पिछले लेक्चर्स में जैसे कि पढ़ा होगा, हमने रिजिड बॉडी के बारे में बात कर रहे थे। हम रिजिड बॉडी के बारे में, तो बॉडी कैसी होती थी, वो कठोर होती थी, एकदम से टाइट, वो दबती नहीं थी। कोई भी स्प्रिंग हो या कोई भी बॉडी पे हम फोर्स लगाएं या नहीं लगाएं, फोर्स लगाने के बाद भी चेंज नहीं होता था, फोर्स नहीं लगाते तब भी चेंज नहीं होता था। ठीक है, लेकिन ये सब क्या है, ये सब आइडियली सही है, आइडियली सही है। प्रैक्टिकली रियल लाइफ में आते हैं तो ये सही नहीं होता है। जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे, चाहे वो हार्ड हो या स्टील हो, मान लो स्टील है, स्टील पे भी फोर्स लगाएंगे, स्टील की कोई प्लेट है, उसके ऊपर फोर्स लगा के खींचते हैं, खींच के यहाँ तक ले आते हैं हम, खींच के अपन यहाँ तक, फिर उसको जैसे ही छोड़ेंगे, फोर्स को हटाएंगे हम, तो क्या होगा, वो वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगी, वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगी, ऐसे करके वापस से अपनी पोजीशन में आएगी। या फिर किसी भी स्प्रिंग पर या रबर पर कोई भी फोर्स लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, तो उस पर से फोर्स को जैसे हटाएंगे तो वापस अपनी वो पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो इलास्टिसिटी पर बात आती है, तो इलास्टिसिटी होती क्या है, इलास्टिसिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी देखिए, इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन देखते हैं। द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स the tendency to oppose the tendency to oppose any change in its any change to oppose any change in its original shape या size by a body, original its shape and size, shape and size by a body, by a body क्या हो गए, इलास्टिसिटी हो गई। इसकी एक और डेफिनेशन बनेगी, अभी इसी को समझिए। द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप एंड साइज बाय ए बॉडी, किसी भी बॉडी में, एनसीईआरटी की बुक में एक अलग से डेफिनेशन दे रखी है एनसीईआरटी वालों ने, तो उसको भी बताएंगे। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है कि टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप एंड साइज बाय ए बॉडी, किसी भी बॉडी में शेप एंड साइज के जो अपोज में जो फोर्स लगती है वो क्या होती है, वो मतलब इलास्टिसिटी हो जाती है उसकी। ठीक है, अगली डेफिनेशन देखिए, अगली डेफिनेशन और बताऊंगा मैं इसकी, तो वो क्या बनती है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी। नेक्स्ट डेफिनेशन है, इसको पहले लिख लीजिए, दूसरी, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, the tendency of a body molecular of object to regain its the tendency of a body molecular of object molecular object the tendency of a body molecular of object to regain its original configuration, to regain its original configuration to regain its original
कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, आफ्टर रिमूवल डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की बुक में आप पूछेंगे। देखिए ये अब ये डेफिनेशन क्या कहती है एनसीईआरटी वालों की, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, बॉडी की टेंडेंसी है जो मॉलिकुलर ऑफ ऑब्जेक्ट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल सेफ कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग लोड। ठीक है, अगर लोड अप्लाई करते हैं, फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसको खींचते हैं। ठीक है, खींचेंगे उसको और फिर हम फोर्स को हटाते हैं तो वो बॉडी वापस से अपनी शेप में आ जाएगी, ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो दूसरी वाली डेफिनेशन तो ऐसे कह रही है कि बॉडी के ऊपर, किसी के ऊपर, रबर के ऊपर मान लो कोई फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स को जैसे ही हटाते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स को जैसे ही हटाते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स को, तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। ठीक है, ये तो कह रही है ये डेफिनेशन दूसरी वाली। और पहली वाली डेफिनेशन क्या कह रही है कि इलास्टिसिटी वो है कि बॉडी में कोई भी शेप और साइज में चेंज ही ना आए, बॉडी की शेप और साइज में चेंज ही ना आए। देखिए एक क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्टील एंड रबर, स्टील एंड रबर विच हैज मोर इलास्टिसिटी। ठीक है, which has more elasticity, which has more elasticity। स्टील और रबर, इनमें से किसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा है, स्टील और रबर में। ठीक है, किसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा है। देखिए पहली वाली डेफिनेशन क्या कह रही है कि बॉडी में शेप में चेंज ही ना आए, तो वो क्या हो गई, स्टील हो गई। बॉडी के शेप और साइज में कोई चेंज ही ना हो, वो इलास्टिसिटी। ठीक है, क्या हो गई, स्टील हो गई। अब ये सेकंड वाली डेफिनेशन क्या कह रही है कि बॉडी में चेंज तो आए, जैसे ही हम किसी भी स्प्रिंग के ऊपर, किसी भी स्प्रिंग के ऊपर हम जैसे फोर्स लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको खींचते हैं। ठीक है, आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, उसको खींचते हैं, तो उसकी पोजीशन में चेंज तो होगा। किसी रबर के आइटम की किसी को खींचते हैं तो पोजीशन में चेंज तो होगा, लेकिन हम जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसा कि इस डेफिनेशन में बताया गया है, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स को हम जैसे ही हटाते हैं तो वो वापस से अपनी पोजीशन में आ जाती है, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। तो इससे, इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो गई, रबर हो गई। इस डेफिनेशन के हिसाब से हो गई रबर। अब ये रबर लिखें या फिर स्टील लिखें, क्या किया जाए इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा स्टील। इसका जो सही आंसर है वो तो स्टील ही होगा, क्योंकि देखिए स्टील की कोई भी प्लेट ले लेते हैं, प्लेट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, उसको खींचते हैं, तो जल्दी से अपनी, और उसको जैसे फोर्स को रिमूव करेंगे ना तो जल्दी से अपनी पोजीशन में क्या आ जाएगी, स्टील जल्दी से अपनी पोजीशन में आएगी। स्टील क्या है, जल्दी से अपनी पोजीशन में आ जाएगी। और रबर के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसको हम छोड़ देते हैं, फिर फोर्स को रिमूव कर देते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन में आ जाएगी। तो सबसे जल्दी जो पोजीशन में आएगी वो क्या है, स्टील है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्टील। ठीक है, स्टील इसका सही आंसर होगा। स्टील हैज मोर इलास्टिसिटी, इसका सही आंसर लिख देंगे, स्टील हैज मोर इलास्टिसिटी। स्टील हैज मोर इलास्टिसिटी। ठीक है, ई कांस्टेंट रहेगा इसमें, ई क्या है, कांस्टेंट रहेगा जी। मोर इलास्टिसिटी किसके अकॉर्डिंग पूछा है, रबर में और स्टील में पूछा है, देन रबर, स्टील हैज मोर इलास्टिसिटी देन रबर। तो इसका आंसर सही तो यही रहेगा। आपकी समझ में नहीं आया, ठीक है, एक डायग्राम से समझते हैं,
फिर उसके बाद बताना समझ में आया या नहीं। और धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए कोई भी बात की। बिल्कुल आराम से एक डायग्राम से समझाऊंगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लेके। तो देखिए ये छोटे छोटे से मॉलिक्यूल हैं, ये छोटे छोटे से क्या है मॉलिक्यूल्स, ये छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें जो इंटरनल फोर्स होती है, जो क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं जिसको, वो इनको खींच के रखती है आपस में, इनको क्या करके रखती है, खींच के रखती है। उसको हम छोटी छोटी सी ऐसी स्प्रिंग से दर्शा देंगे इसमें। छोटी छोटी सी स्प्रिंग से इनको दर्शा देंगे, इनको आपस में पकड़ के रखती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो जैसे ही हम मान के चलिए ये छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं, इन पे क्या है, ये स्प्रिंग है ना, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का काम कर रही है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इनके अंदर एक इंटरनल फोर्स होती है, वो इनको आपस में फिट रखती है, एक स्थान पर फिट एडजस्ट करके रखती है। तो वो क्या है, जैसे हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, तो क्या है वो मॉलिक्यूलर फोर्स है, वो गैप बनाएगी। ठीक है, मॉलिक्यूलर फोर्स है, गैप बनाएगी, तो रिपल्सन होगा। ठीक है, जैसे हम इसको खींचेंगे तो रिपल्सन होगा। अब जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो अट्रैक्शन होगा और वापस से उसी शेप में जाएगी, यहाँ पे लोड लगा देते हैं, जैसे हम इसको खींचते हैं तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, रिपल्सन होगा, ये खिंचती आएगी। जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को जैसे ही अपन छोड़ देते हैं तो ये वापस से चली जाएगी, ये वापस से उसी बॉडी उसी शेप पे चली जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, खींचेंगे तो रिपल्सन होगा, फिर वापस से अट्रैक्शन होके वहीं पे पहुंच जाएगी। ठीक है, यही समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स पे जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो उसका क्या होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स, मॉलिक्यूल पे जब डिफॉर्मिंग कोई भी फोर्स लगाएंगे तो एक्सटर्नली लगेगी, तो वो रिस्टोरिंग करने के लिए अंदर से एक फोर्स लगेगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसी को बोलते हैं। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स पे जब हम फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स, जब मॉलिक्यूल्स पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, इसको खींचेंगे हम, तो क्या होगा, इसके अंदर से एक फोर्स लगेगी, अंदर से एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगी, वो इसको वापस खींचेगी, वो इसको क्या करेगी, वापस खींचेगी। उसको हम क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। अंदर से जो फोर्स लगेगी और वापस से इसको खींचेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। तो एक्सटर्नली फोर्स लगा रही, एक्सटर्नली जब इस पे फोर्स लगा रहे हैं अपन, तो अंदर से एक फोर्स लगेगी, वापस इसको जो खींचेगी उसको बोलेंगे हम रीस्टोरिंग फोर्स। उसको क्या बोलेंगे हम, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, जो कि कहां से लगेगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो कि यहाँ से ये लग रही है ना, ये वापस खींचेंगे, जैसे ही अपन इसको खींचते हैं, जैसे इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, और जैसे हम फोर्स को रिमूव कर देंगे, लोड को रिमूव कर देंगे, तो क्या है, अट्रैक्शन होके वहीं पे वापस पहुंच जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो रिस्टोरिंग फोर्स बोल देते हैं उसको। ठीक है, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक और ग्राफ से समझाते हैं, एक और ग्राफ बताता हूँ, जो कि एनसीईआरटी की बुक में दे तो नहीं रखी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से एक क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को एक वेव से दर्शाएंगे, आर।
इसको क्या कर देंगे आर। आर को क्या, आर से क्या डिनोट कर रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स, मोलिकुलर डिस्टेंस सॉरी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, आर से शो करें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर नॉट, ये आर नॉट हो जाएगा। आर नॉट हो जाएगा। अब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, ये यहाँ पे आके बॉडी फिट है एकदम से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आर, यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर नॉट, ठीक है। आर नॉट से डिनोट कर देते हैं इसको हम, आर नॉट से ये क्या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव वेव बनी रही है, ये नेगेटिव में जा ही रही है, ठीक है। ये वेव जो भी नेगेटिव में जा रही है। अब यहाँ से देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इसको क्या है, किसी भी बॉडी को स्टेबल रखने के लिए, आप यहाँ से समझिए किसी भी बॉडी को अगर हम स्टेबल रखना चाहते हैं तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्टेबिलिटी के लिए, कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो तो बॉडी कैसी रहेगी, स्टेबल। अब अगर इसको हम खींचते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इसको खींचते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अगर इसको हम दबाते हैं तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, अगर खींचते हैं तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और दबा रहे हैं तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो सिस्टम डगमगा जाएगा। खींचेंगे तो भी अनस्टेबल हो जाएगा। और कोई भी बॉडी कैसी रहना चाहती है, स्टेबल रहना चाहती है। कोई भी बॉडी है वो कैसी रहना चाहती है, स्टेबल, एकदम स्टेबल रहना चाहती है वो बॉडी। अगर उसको हम खींच रहे हैं तो भी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ रही है। अगर उसको हम दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं तो भी वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या है, बॉडी डगमगा जाएगी, फिर इसका जो स्टेबिलिटी है वो बिगड़ जाएगी, ठीक है। यही समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी का स्टेबल रहना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम रहना क्या है, जरूरी है। फॉर सिस्टम स्टेबल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम फॉर सिस्टम है। फॉर सिस्टम स्टेबल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम रहना जरूरी है, ठीक है। अब इसकी बहुत ही बेसिक सी टर्म्स होती हैं, उनको समझेंगे। इसकी बहुत ही बेसिक टर्म है, उसको समझेंगे। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। आगे समझ में ये, ठीक है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेस लिख लेते हैं अपन, हेडिंग डाल ली जैसे स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन की बात आती है तो डेफिनेशन तो बहुत ही छोटी थी, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स per unit area, the internal restoring force per unit cross sectional area, per unit cross sectional area
ये डेफिनेशन की बात तो आई, ये सिंपल सी बन गई, ठीक है, पर डेफिनेशन से समझ में तो नहीं आएगा। अब समझने के लिए क्या है, एक कोई भी रॉड लेंगे, ठीक है, कोई भी क्या लेंगे, रॉड ले लेंगे, उसको कोई समझने के लिए एक रॉड ले ली, मान के चलिए ये रॉड ले ली, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है आप सबको पता ही है, तनाव होता है। स्ट्रेस क्या होता है, तनाव होता है, ठीक है। अब इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, एक साइड से ये क्या कर दी, एक साइड से ये फिक्स्ड कर दी, रोड क्या कर दी, एक साइड से फिक्स, और दूसरी साइड से इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगा दिया, रिस्टोरिंग फोर्स लगा दिया, दूसरी साइड से इस पर फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब क्या है, इसके फोर्स के अपोज में एक और इंटरनली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स लगाएंगे, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हैं, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी अंदर से, जो कि इस बॉडी को अंदर की तरफ खींचेगी, ठीक है, बाहर नहीं जाने देगी, अंदर की तरफ खींचेगी, किसके ऊपर, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के, ठीक है। तो ये क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो गया, ठीक है। जो अब ये क्या कहना चाह रही है डेफिनेशन, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया। अब इसको डिनोट किससे करते हैं, कई किताबों में बता रखा है, बुक्स में सिग्मा से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अपन सिग्मा से डिनोट कर देंगे इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये क्या हो गई, स्ट्रेस हो गई, सिंपल, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। अच्छा, ये क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी, कौन सी, स्केलर क्वांटिटी। इसको टेंसर भी बोल सकते हैं आप, टेंसर में समझाऊं ना समझाऊं कोई दिक्कत नहीं है, टेंसर भी बोल सकते हैं, टेंसर क्वांटिटी, टेंसर भी बोल सकते हैं, वेक्टर नहीं, वेक्टर नहीं, वेक्टर नहीं, स्केलर बोल सकते हैं, टेंसर बोल सकते हैं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करेंगे, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं। तो स्ट्रेस की टाइप्स को हम कैसे समझेंगे, ये नहीं है कि शादी का स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं, देखिए टाइप्स की बात करते हैं अपन अब। तो टाइप्स में सबसे पहले क्या है, एक कोई भी बॉडी ले लेंगे, एक कोई भी बॉडी ले ली, ठीक है, उस पर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, दोनों साइड से उसको खींच रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड से उसको खींच रहे हैं। तो दोनों साइड से अपन इसको खींचेंगे तो एक अंदर से इसके क्रॉस सेक्शनल से लोड प्रोड्यूस होगा ना, एक अंदर की तरफ ये तो फोर्स लगेगा, ठीक है, बाहर हम इसको खींच रहे हैं, इसको फोर्स लगा रहे हैं तो अंदर की साइड से भी फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ खींचेगा इसको, ठीक है। तो क्या है कि अंदर की तरफ जैसे ही खींचेगा तो क्या हो रही है, टेंसाइल हो रही है, टेंसाइल स्ट्रेस, इसको हम टेंसाइल स्ट्रेस बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। अब सेम ऐसी ही एक और बॉडी ले लेंगे, सेम एक और बॉडी ले लेंगे, उस पे क्या है, हम फोर्स डाल रहे हैं, दबा रहे हैं उसको, दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं उसको, उस पे एक फोर्स लगा दिया, उसको कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या, बाहर की तरफ लोड लगाएंगे, ठीक है, बाहर की तरफ लोड लगाएंगे। तो ये बॉडी को हम कंप्रेस कर रहे हैं और फोर्स डाल के, तो ये अंदर के मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ लोड लगा रहे हैं, तो ये कौन सा स्ट्रेस हो गया, ये कंप्रेसिव, कंप्रेसिव स्ट्रेस,
कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अब इन दोनों स्ट्रेस को एक श्रेणी के अंदर डाल दिया गया, एक श्रेणी के अंदर, क्योंकि इसमें फोर्स लगा रहे हैं और इसमें फोर्स को इसमें खींच रहे हैं और इसमें इसको दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो इसको एक श्रेणी के अंदर डाल दिया। वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। उसको क्या बोल देते हैं पूरे को? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोल देते हैं उसको। ठीक है, अब डिनोट स्ट्रेस होता क्या है? सिग्मा इक्वल टू स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यही हो गया फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया हो गया स्ट्रेस। अब बात करते हैं एक दूसरे वाले की, जो कि क्या होता है? शेयरिंग स्ट्रेस। दूसरे वाले की बात करते हैं। ठीक है, इसमें तुम क्या बॉडी को कंप्रेस कर रहे थे और खींच रहे थे। ठीक है, अब एक क्या हो गया? शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस या फिर शेयरिंग स्ट्रेस, या फिर इसको बोल देते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोल देते हैं इसको। टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं? इसमें देखिए, समझिए, कोई भी ये एक सिलेंड्रिकल शेप में कोई भी चीज़ है, सिलेंड्रिकल शेप में ये रखी हुई है। ठीक है, कैसे शेप में? सिलेंड्रिकल शेप में ये नीचे रखी हुई है इस पर। ठीक है, नीचे इस पर रखी हुई है। अब यहाँ से इस पर फोर्स डालेंगे, यहाँ से क्या है? इसके ऊपर फोर्स डालेंगे। तो जैसे ही फोर्स डालते हैं इसको, तो इसकी बॉडी में चेंज आएगा, थोड़ा बहुत चेंज तो आएगा ही आएगा। अब ये बॉडी मान के चलिए, यहाँ से मान के चलिए बॉडी ऐसे घूम जाती है, मान के चलिए ऊपर से हट जाती है। तो पहले कैसे रखी थी? पहले ऐसे रखी थी, अभी घूम के यहाँ चली गई। ठीक है, परपेंडिकुलर रखी थी, घूम के वहाँ चली गई। नीचे वाला हिस्सा है सेम रहा, नीचे वाला हिस्सा सेम रहा, नीचे वाला हिस्सा सेम बिल्कुल फिक्स रहा। ऊपर से बेंड हो गई, इसमें ऊपर से बेंड हो गया। ठीक है, अब इसको भी क्या बोलेंगे? शेयरिंग, इसको शेयर स्ट्रेस बोल देते हैं, शेयरिंग, या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोल देते हैं। ठीक है, टेंजेंशियल शेयरिंग स्ट्रेस बोल देते हैं। ठीक है, वही फोर्स पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शनल फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब एक स्ट्रेस हो रहा है, एक स्ट्रेस हो रहा है। जैसे कि मान के चलिए ये पानी है, इसमें कोई भी बॉडी रखी हुई है, कोई भी बॉडी यहाँ पानी में पड़ी हुई है। इस पर यहाँ भी फोर्स लग रहा है, यहाँ भी फोर्स लग रहा है, यहाँ भी, इस पर सब जगह से फोर्स लगेगा ही लगेगा। ये तो दबेगी दबेगी, इसको तो ये खींचनी तो है नहीं, बढ़नी तो है नहीं। उसमें क्या है, लॉन्गिट्यूडनल में हम अब खींच रहे थे और वो कर रहे थे, कंप्रेस कर रहे थे कंप्रेसिव में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि चारों ओर से फोर्स लगेगा ही लगेगा, चारों ओर से फोर्स लगेगा, ये तो दबेगी दबेगी बॉडी। ठीक है, अब क्या है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो इसको बॉडी क्या हो रही है? दब रही है। तो इसको भी कैसे करेंगे? कैसे लिख देते हैं? सिग्मा फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन इसको कहीं कहीं प्रेशर के बराबर भी लिख देते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम प्रेशर। ठीक है, लिक्विड प्रेशर के बराबर में लिख देते हैं इसको। लेकिन कहीं कहीं क्या है कि इस स्ट्रेस को हम डेल्टा पी से डिनोट करते हैं, डेल्टा पी से। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा पी से। डेल्टा पी से क्यों? डेल्टा पी से क्यों डिनोट करेंगे? क्योंकि इस पे प्रेशर लग रहा है और प्रेशर बाहर की तरफ धकेल रहा है। तो P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा, P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा P।
P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा पी, इसीलिए इसको हम डेल्टा पी से भी कहीं कहीं डिनोट कर देते हैं, ठीक है, डेल्टा पी से कहीं कहीं डिनोट कर देते हैं। अब बात आती है स्ट्रेन की, यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। इनकी यूनिट है, वो यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सबकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पूरी भी, चाहे वो शेयरिंग स्ट्रेस हो, टेंजेंशियल कह देते हैं उसको ही, चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो, कंप्रेसिव में कोई भी हो, ठीक है, सबकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट होगी, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगले स्ट्रेन के बारे में समझाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जय हिंद।